और मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। वर्टिकल सर्कल में मोशन कैसे होता है? एक स्ट्रिंग को लेंगे, स्ट्रिंग के साथ एक पत्थर को हमने बांधा और उसको ऐसे घुमाया, वो सर्कल कैसा बनाता है? वर्टिकल। दैट मोशन इज मोशन इन द वर्टिकल सर्कल। और आपने सर्कस में देखा है मोटरसाइकिल एक बंद ग्लोब के अंदर घूमती है और वो ऐसे चक्कर भी लगा देती है। दैट इज मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल। ये होता है मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल। इस मोशन में एक स्पेशलिटी होती है कि हर जगह पर, हर पॉइंट पर एक्सीलरेशन अलग अलग होता है। ठीक है, तो क्यों? वो हम लोग अभी स्टडी करेंगे। जी की वैल्यू तो सब जगह एक जैसी रहती है, पर जब ये नीचे आता है तो गिरने के कारण उसका एक्सेलरेशन अलग होता है। जब ऊपर उठता है तब एक्सेलरेशन अलग होता है। जी अलग अलग जगह काम करता है, हमारा फोर्स अलग डायरेक्शन में काम करता है, इसलिए एक्सेलरेशन भी डिफरेंट होती है। ओके, तो इसको हम स्टडी करते हैं और इसको थोड़ा सा आप बारीकी से समझेंगे। ए पार्टिकल इज मेकिंग ए सर्कुलर मोशन, इट्स मेकिंग ए सर्कल, दिस इज the bottommost position, and this is the topmost position. Now the stone which is rotating, the particle which is rotating at any time is making angle with the vertical direction. It has got mass m और वर्टिकल से इसने अभी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया है। एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट, जिस समय हम स्टडी कर रहे हैं उस समय इसका कितना डिस्प्लेसमेंट हो चुका है? थीटा। ओके, तो इस डिस्प्लेसमेंट के बाद यहां से नीचे की तरफ कितना फोर्स काम करता है? mg। ओके, ये नीचे की तरफ काम करेगा। टेंशन किधर काम करेगा? अलोंग दी स्ट्रेंथ, along the string। टेंशन का फोर्स क्या होता है? टेंशन का फोर्स एक पुलिंग फोर्स होता है जो हमेशा हर ऑब्जेक्ट को खींचता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को लगाते हैं तो मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे, वापस आने के लिए वो क्या करेंगे? खींचेंगे। जिस चीज ने उनको दूर किया है उसको खींचेंगे। तो टेंशन के लिए एक टर्म याद रखिए, इट इज ए पुलिंग फोर्स। तो ये यहां से इसको अपनी तरफ पुल करता है, दिस इज टेंशन। ओके, अब यहां पर ये mg नीचे काम करता है, टेंशन इधर काम करता है और ये ऐसे मूव करता है। तो ये वाला पाथ इसका सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ में हमको मालूम है कि उसको सेंटर की तरफ एक फोर्स की जरूरत होती है और वो फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? mv square upon r, its mass is m and its velocity here is v and this radius is r. So what should be the centripetal force? mv square upon r. वो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको कौन दे रहा है? कौन सेंटर की तरफ खींच रहा है? तो आंसर है टेंशन खींच रहा है सेंटर की तरफ। सो टेंशन एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स इन दिस पर्टिकुलर केस। ओके, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का, टेंशन का, mg का, इनका आपस में क्या रिलेशन है? दैट रिलेशन वी कैन ऑलवेज फाइंड आउट। इस mg के हम दो कंपोनेंट करते हैं। वन इज इन दिस डायरेक्शन, this is theta and this is mg cos theta। ओके, ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? mg sin theta। राइट, अब बताइए सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू T माइनस mg cos थीटा। mg cos थीटा इधर काम कर रहा है, T इधर काम कर रहा है और ये इसके कारण ऐसा बढ़ता चला जाता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ खींचने वाला फोर्स, नेट फोर्स कितना आया? T माइनस mg cos थीटा। और इसकी क्वांटिटी किसके बराबर होती है?
ये क्वांटिटी होती है mv स्क्वायर अपॉन r, ये इसकी क्वांटिटी है। t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। ये फॉर्मूला हमारा हर जगह पर एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बदलती जाएगी, थीटा की वैल्यू बदलती जाएगी, t में चेंज आ जाएगा या v में चेंज आ जाएगा, किसी न किसी चीज में चेंज आ जाएगा थीटा की वैल्यू बदलने से। ओके, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बना, T माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। अब ये थीटा पहुंचते पहुंचते ये यहां ऊपर चला गया। जब ये पॉइंट ऊपर पहुंचेगा उस समय थीटा कितना हो जाएगा 180, और cos 180 कितना होता है cos 180 minus 1. Okay, this we will put as minus 1. So this will be t plus mg is equal to mg square upon r. At top position, theta is equal to 180 degree. Therefore, t plus mg is equal to mv square upon r. अच्छा, अब ये देखिए इस रिलेशन में यहां पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। यहां से जब हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होती है। उस वेलोसिटी के कारण ये ऐसा ऊपर जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो mg किधर काम करेगा, नीचे। जब ये यहां था तो भी mg किधर काम कर रहा था, नीचे। पर जब यहां mg नीचे काम करता है तो टेंशन किधर है, ऊपर। यहां जब mg नीचे काम करेगा तो टेंशन किधर होगा, टेंशन भी नीचे। दोनों नीचे काम कर रहे हैं तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, प्लस। अच्छा, उस समय अगर हमारा रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r, इसकी क्वांटिटी इससे कम हो गई तो क्या होगा, यस, mg प्लस टेंशन ये ज्यादा हो गया और हमारी रिक्वायरमेंट mv स्क्वायर अपॉन r कम हो गई। क्यों कम हो गई, हमने उसकी वेलोसिटी जो पहले ऐसे ऐसे घुमा रहे थे उसको धीरे कर। अगर हमने धीरे कर दिया तो हम किस क्वांटिटी को कम कर रहे हैं, वेलोसिटी। तो हमारी जो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है ये कितनी कम हो गई, ठीक है। अगर ये कम हो गई तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट यहां से नीचे गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि t प्लस mg की डायरेक्शन किधर है, यस, t प्लस mg इधर काम कर रहे हैं और ये mv स्क्वायर अपॉन r को बैलेंस कर रहे थे। अब अगर हमने v कम कर दिया, हमारी जरूरत कम हो गई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो गया, तो क्या होगा, ये फोर्स ज्यादा भारी हो जाएगा और वो ऑब्जेक्ट यहां जाते हुए ऐसे नीचे गिर जाएगा। इस तरह से प्रोजेक्टाइल बना के नीचे गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी वेलोसिटी हमने कम कर दी। तो ये वाली एक सीक्वेंस आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर हम ऐसे घुमाते हुए वेलोसिटी को कम करेंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी को कम करेंगे तो यहां पर जाकर mg और t इतना ज्यादा हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, अगर ऐसा हो जाएगा तो t को कम कर दीजिए। तो हमने t को कम कर दिया, कम करते 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 हमने t को 0 कर दिया। So at the top position, if tension is made 0, then mg is equal to mv square upon r.
mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। mg किधर लाएगा? नीचे। mv स्क्वायर अपॉन r उसको तान के रखेगा, टेंशन हमने जीरो कर दिया, ये दोनों बराबर है। अगर ये mg बड़ा हो गया तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? नीचे गिर जाएगा। नीचे गिर जाने को हम क्या कहते हैं? नीचे गिर जाना और नीचे नहीं गिर जाना, इन दोनों के लिए हम शब्द यूज करेंगे इट विल मेंटेन ए सर्कुलर मोशन, it will not maintain a circular motion. When we say it maintain a circular motion, that means it is going on the circular path, and it does not maintain a circular motion, then it will fall down. समझ आ गया? So यहाँ पर हमारा requirement of centripetal force mv square upon r, mv square upon r, ये कम से कम मिनिमम किसके बराबर होना चाहिए? mg के बराबर होना चाहिए। अगर उससे कम होगा तो mg अपनी डायरेक्शन में नेट फोर्स बनाएगा और वो नेट फोर्स क्या करेगा? नेट फोर्स उसको नीचे खींच लेगा और ये ऐसे गिर जाएगा। आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी पढ़ा है, दैट इज रिएक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल। वो किधर काम करता है? ऊपर की तरफ, और वो कितना होता है? mv स्क्वायर अपॉन r। वो अगर यहां पर ऐसे काम कर रहा है, ये एज ए रिएक्शन mv स्क्वायर अपॉन r, तो ये mv स्क्वायर अपॉन r पर जो कि बाहर की तरफ फेंकता है और mg किधर काम कर रहा है? नीचे। तो mg को कभी भी mv स्क्वायर अपॉन r से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इफ इट इज मोर देन दैट तो ये इसको इसी रास्ते से नीचे खींच लेगा, इसको ऐसा सीधा नहीं जाने देगा। So, कम से कम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए ताकि इन दोनों के बीच में क्या लग सके? इक्वल। दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी। और उस समय टेंशन भी कितना हो गया? मिनिमम कर दिया हमने, जीरो। सो एट द टॉप द टेंशन इज मेड जीरो and with minimum velocity mv square upon r is equal to mg, that gives v is equal to root r। ये वेलोसिटी है मिनिमम, कहां की? टॉप। v एट दी टॉप और मिनिमम वो इसमें जुड़ा हुआ है। सो व्हाट इज मिनिमम वेलोसिटी एट टॉप? minimum velocity at top root rg to maintain circular motion। अगर वेलोसिटी इससे कम हो गई तो क्या हो जाएगा? इट विल फॉल डाउन। ओके, ये आ गया वेलोसिटी एट द टॉप। अब इसके बाद इसके बिना ये सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा, नीचे गिर जाएगा। जब यहां पर इतनी वेलोसिटी है, फिर ये यहां से चलकर आता है, तो क्या यहां पर भी उतनी ही वेलोसिटी रहेगी? आंसर इज नो। वो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जब यहां से नीचे आता है तो एक्सेलरेशन सपोर्ट करता है उसको, वेलोसिटी बढ़ती है। लेकिन हम उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं? हम उसकी कैलकुलेशन एनर्जी से करते हैं। एनर्जी से किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे? देखिए, यहां पर इसके पास हाइट के कारण पोटेंशियल एनर्जी है। कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? सो पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप प्लस काइनेटिक एनर्जी एट टॉप। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ mv स्क्वायर, और इसकी वेलोसिटी हमने निकाली रूट rg। तो बताइए ये कितनी हो जाएगी? हाफ m और v का स्क्वायर rg। ठीक है, ये v का स्क्वायर आ गया। हाफ mv स्क्वायर क्या है? काइनेटिक एनर्जी चल रहा है, यहां से यहां पर ऐसे चल रहा है। ये जो वेलोसिटी है दिस इज v एट द टॉप। लेकिन इसके पास ग्राउंड से इतनी हाइट भी है। अगर इसके पास हाइट है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है, और वो पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप कितनी होगी? mgh। so that we write as m
जी एच, और ये एच इसके बराबर है, दिस एच इज 2r, 2r. So this is 2 mgr and this is half mgr. दोनों मिलाकर कितने हो गए? 5/2 mr. इतनी एनर्जी इसके पास है. कहां पर? At the top. When the same particle comes to bottom, same particle at bottom, पोटेंशियल एनर्जी उसकी कितनी हो जाएगी? mg into 0, that is 0. तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी मैकेनिकल इतनी है इसके पास, PE प्लस KE, ये क्या होती है? मैकेनिकल. और हमने क्या स्टडी किया है? द मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट. तो अगर इसके पास ये मैकेनिकल एनर्जी है और उसमें से पहले हिस्सा किया हुआ था पोटेंशियल इतना, काइनेटिक इतना, जब ये नीचे आ गया तो मैकेनिकल एनर्जी तो टोटल नहीं बदलेगी, लेकिन क्या बदल गया? उसका फॉर्मेट. अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? 0. तो बाकी बची वो सब की सब क्या बन गए? काइनेटिक एनर्जी. सो हाउ मच विल बी काइनेटिक एनर्जी? 5/2 mrg. This is kinetic energy. Now if this is kinetic energy, then what should be its velocity here? इस वेलोसिटी का हमने नाम दिया वेलोसिटी एट बॉटम, या वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट, VL, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट. तो अगर यहां वेलोसिटी L है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट हाफ mv². लेकिन अभी अभी हमने निकाला कि काइनेटिक एनर्जी इतनी होनी चाहिए. therefore half mvL² is equal to 5/2 mrg. 5/2 mrg. दोनों तरफ से m कैंसिल किया, 2 कैंसिल कर दिया. नाउ वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू √5r या √5gr. ये वेलोसिटी भी कैसी है? मिनिमम, क्योंकि ऊपर से कैसे स्टार्ट किया था हमने? मिनिमम वेलोसिटी से. तो नीचे में आके मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? √5rg. minimum velocity at lowest point. Minimum velocity at lowest point. ओके, ये हमने निकाला. तो अगर किसी मोटरसाइकिल को एक रेडियस ऐसे कंप्लीट करना है तो उसको R की वैल्यू मालूम, जिस गोले में उसको चलना है. G की वैल्यू भी उसको मालूम है, R भी मालूम है और G की वैल्यू भी मालूम है. तो वो क्या कैलकुलेट कर सकता है? वेलोसिटी. कहां की वेलोसिटी? नीचे. कम से कम उतनी वेलोसिटी होगी तब उसको गोले के ऊपर जाना चाहिए, और अगर उससे कम होगी तो जैसे ही ऊपर पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी कम पड़ जाएगी, mg भारी पड़ेगा और वो वहां से गिर जाएगा. समझ में आ रही बात? तो ये होता है कि वेलोसिटी एक लिमिट से ऊपर होनी चाहिए, और ये हमने निकाला है लोएस्ट लेवल पर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? √5rg. तो यहां पर वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी एट टॉप √r, और यहां पर मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? तो दिस मिनिमम वेलोसिटी विल बी √5rg. This is a very famous expression.
सर्कुलर मोशन के लिए लोएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी चाहिए? √5r। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, दिस इज रिक्वायर्ड। ओके, ये यहां पर इतनी आएगी। अब हम इससे दूसरी कैलकुलेशन भी कर सकते, जैसे यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी, ये दोनों पॉइंट। तो जिस तरह से आपने ये किया है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हमने कितनी ली थी? mg × 2r। जब ये वहां से यहां तक पहुंचेगी तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी? 1r mg × 1r। जब यहां आई थी तो mg × 2r, यहां तक आएगी तो mg × 1r। तो यहां पर हम 1 जोड़ेंगे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जब वो यहां पहुंचेगी तो कितनी हो जाएगी? ½ + 1 mgr, दैट इज 3/2 mgr। और इससे जब हम वेलोसिटी बनाएंगे तो वो कितनी आएगी? √3r। आप करके देख सकते हैं, यहां पर भी वेलोसिटी कितनी आएगी? √3r। ओके, तो यहां मिनिमम वेलोसिटी कितनी चाहिए? √1rg। यहां पर कितनी चाहिए? √3rg। यहां कितनी चाहिए? √5r। √3rg मोस्टली हमको जरूरत नहीं पड़ती, ये दो की हमको जरूरत पड़ती है कि नीचे जब वो स्टार्ट करता है, क्योंकि स्टार्ट हमेशा कहां से करेगा? नीचे से। तो नीचे से ही उसकी कैलकुलेटेड वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? √5rg से ज्यादा होनी चाहिए, तब तो वो ऊपर जाके ऐसे लौटेगा, अदरवाइज यहां जाकर वो गिर जाएगा। जहां उसकी वेलोसिटी यहां पहुंचते पहुंचते mg के बराबर पहुंचेगी, यहां से नीचे गिर जाएगा। ओके, सो दिस इज √5rg वेलोसिटी हियर। नाउ हाउ मच विल बी टेंशन? यहां पर मिनिमम वेलोसिटी में टेंशन कितना होगा? 0। अब हम देखते हैं यहां टेंशन कितना होगा, तो टेंशन के लिए हम ये फॉर्मूला लेते हैं। अब इस फॉर्मूले से टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट आप मुझे निकालकर बताएंगे। टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट कैसे निकालिएगा? हाँ, T is equal to how much is that? mg cos theta plus mg square upon r. And how much is the value of theta? जब एकदम नीचे है तो थीटा इज इक्वल टू 0, इस पॉइंट पर थीटा इज इक्वल टू 0, so cos theta is equal to 1, so this will be mg plus mv square upon r। इसमें v की वैल्यू, v स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? नीचे में v की वैल्यू कितनी होती है? √5rg, तो इसका स्क्वायर कितना होगा? 5rg। so this we can write as m into 5rg upon r। ये आ गया टेंशन। ओके, तो लोएस्ट पॉइंट पे स्ट्रिंग में कितना टेंशन होता है? इक्वल टू 6 mg। दिस इज द टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है प्रैक्टिकल? तो प्रैक्टिकली इसका मीनिंग है कि एक स्ट्रिंग को हमने पकड़ा, उस पर हमने एक वेट रखाया 100 ग्राम, 100 ग्राम लटक सकता है, 200 ग्राम लगाया तो भी लटक सकता है, 300 लगाया तो टूट जाती है। कितने पे टूटती है? 300 ग्राम पे टूट जाती है। अब हमने उस पर सिर्फ 100 लगाया
100 लगा के हमने ऐसे उसको घुमाया, तो पत्थर घूमेगा या स्प्रिंग टूट जाएगा? जब हम उसको गोल घुमाएंगे तो स्प्रिंग पे कितना टेंशन आएगा जब पत्थर नीचे से ऊपर उठेगा? ये अभी आपसे निकाला, कितना टेंशन होता है? 6 mg, पत्थर कितना है? 100 ग्राम, तो टेंशन कितना हो जाएगा? 6 mg। और वो स्प्रिंग कितने पे टूटती है? 300 पे, तो स्प्रिंग टूट जाएगी। तो जिस स्प्रिंग से आप किसी पत्थर को लटका सकते हैं, उससे उसको घुमा भी लेंगे ये जरूरी नहीं, ठीक है? घूमने वाली स्ट्रिंग उससे कितनी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए? 6 टाइम्स। 6 टाइम्स तक उसको टूटना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखिए। तो दिस इज व्हाट डज इट मीन कि जब ये नीचे आएगा तो टेंशन उसका 6 टाइम होता है घूमते समय। इसीलिए जब हमारे मीना बाजार में, सर्कस में जो ऐसे रोलर्स लगे रहते हैं, उन रोलर्स में आपने देखा होगा कि जो उसके रहते हैं स्प्रिंग, तो वो यूज नहीं करते हैं, रॉड यूज करते हैं। दो रॉड्स आर वेरी थिक बिकॉज दे हैव टू टेक लॉट ऑफ लोड। इतने लोग बैठते, उससे 6 टाइम्स, तो ये तो उसका टूटने का है, और नहीं टूटना है तो उससे उनको और ज्यादा रखना। So they have to take it very strong, क्योंकि जब नीचे से ऐसा ऊपर उठेगा उस समय उसका टेंशन 6 times of mg हो जाएगा। ओके, so this is मोशन। तो ये आपको इसके जो रिलेटेड न्यूमेरिकल है वो अभी हम लोग जब 1-2 दिन में न्यूमेरिकल्स करेंगे, that is made by conservative forces and non-conservative forces. Whenever we do the work, we have to apply the force, and there has to be certain displacement in the direction of force. Then we do the work. This work may be positive, negative or zero. ये हमारा नॉलेज है। Now there are 2 types of forces. One is contact force and one is field force. Field force में हमको कांटेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है और ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है। फील्ड फोर्स भी वर्क कर सकता है, कांटेक्ट फोर्स भी वर्क कर सकता है, दोनों वर्क कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के इफेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होता है। एक बॉल को हमने यहां से छोड़ दिया, हमने ना उसको पुश किया, कुछ भी नहीं किया, छोड़ दिया, तो फील्ड फोर्स, कौन सा फील्ड फोर्स? mg, उसको डिस्प्लेस करा के नीचे ले गया। तो वो डिस्प्लेसमेंट किस फोर्स ने कराया? mg, ग्रेविटेशनल फोर्स। और उसका ये किस टाइप का फोर्स है? फील्ड का फोर्स है, उसने काम किया, तो फील्ड फोर्स भी काम कर सकते हैं। अब फोर्सेस की हमने 2 कैटेगरी की, एक जगह पर फील्ड लगा हुआ है या कोई कांटेक्ट फोर्स हमने लगाया है, और एक पार्टिकल यहाँ पर है पॉइंट ए पर, और यहां से हम यहां ले गए पॉइंट बी पर। पॉइंट ए से बी ले जाने के लिए हम अलग अलग रास्ते ले सकते हैं। यहां से हम इसको ऐसे ग्राउंड पर चलाकर लाए यहां तक, और यहां से हम इसको ऐसे ऊपर ले गए। ओके, दिस इज वन वे ऑफ रीचिंग बी। दूसरा रास्ता क्या था कि यहां से हमने एक रैंप बनाया और इस रैंप के ऊपर ऐसा चढ़ के चले गए, फिर बी पे पहुंच गए। वी हैव डन सम वर्क। इधर से गए तो भी हमने वर्क किया, इधर से गए तो भी हमने वर्क किया। तीसरे केस में क्या हुआ कि हम एक हेलीकॉप्टर से लिफ्ट लेके ऐसा चले गए, और यहां जाके हमने हेलीकॉप्टर छोड़ दिया, हेलीकॉप्टर छोड़ के नीचे उतर गए छतरी से, और यहां भी पे पहुंच गए, जिससे थर्ड पार्ट। और हम चाहे तो यहां से ऐसा सीढ़ी बना के भी जा सकते हैं। सो फ्रॉम ए टू बी देयर मे बी मेनी पाथ्स। हर पाथ में हमने वर्क डन कैलकुलेट किया। वर्क डन का फॉर्मूला है हमारे पास, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ओके, यहां से यहां तक
नो वर्क डन, क्योंकि जी किधर काम करता है, नीचे। यहां से यहां तक mg नीचे काम करता है, और ये हाइट हम यहां से यहां तक गए, तो वर्क डन कितना हो गया, mg इंटू h। दिस इज द वर्क डन इस रास्ते से। अब इस रास्ते से देखिए, इस रास्ते से जब हम जाएंगे तो इधर कौन सा कंपोनेंट काम करता है, तो आंसर है इधर कंपोनेंट काम करता है mg sin थीटा, ये थीटा। ओके, ये वाला रास्ता यहां से यहां तक कितना लंबा है, अगर ये h है, इस रास्ते की लंबाई s है, तो h अपॉन s क्या होता है, h अपॉन s इज इक्वल टू साइन थीटा, तो h इसके बराबर हुआ s साइन थीटा। ओके, ये आ गया, h इज इक्वल टू s साइन थीटा, तो s किसके बराबर हुआ, therefore s इज इक्वल टू h अपॉन साइन थीटा। अब यहां से जो ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, उसने कुल डिस्प्लेसमेंट कितना किया इस डायरेक्शन में, s किसके बराबर है, h अपॉन साइन थीटा। और वर्क डन हम कैसे निकालते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमको यहां कितना लगाना पड़ेगा, जितने फोर्स से ये नीचे आना चाहता है mg sin थीटा, हमको भी उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, तो हमने फोर्स कितना लगाया, mg sin थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना किया, s, और s की वैल्यू क्या है, h अपॉन sin थीटा। सो दिस इज h अपॉन sin। ये कैंसिल हो गया, एंड हाउ मच इज द वर्क डन, mg h। जब इस रास्ते से गया था तो वर्क डन कितना था, mg h, इस रास्ते से गया तो भी वर्क डन कितना है, mg h। और इसमें हम प्रूव कर लेंगे कि यहां से यहां तक गया तो इसने काम किया, ये h2 है मान लो, mg h प्लस h2 यहां तक। फिर उसके बाद इसने यहां से यहां तक आया तो कितना काम किया, माइनस mg h2। इन दोनों को टोटल कर दिया तो फिर से वर्क डन कितना आ गया, mg h। इस रास्ते से जाएगा तो भी कितना काम करेगा, mg h। इस सब में फोर्स कौन है, ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन फोर्स एक ऐसा, अब इसको ध्यान से सुनिए, ग्रेविटेशन फोर्स एक ऐसा फोर्स है कि उसके फील्ड में जब कोई पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है तो रास्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी भी रास्ते से जाए, वर्क डन की कैलकुलेशन हमेशा एक समान होती है। किस फोर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए ग्रेविटेशन का फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। सो नोट करिए, conservative forces are those under whose effect the work done on a body between 2 points remain same for different paths.
conservative force. Examples: gravitation and electrical field and magnetic field. Gravitation, electric field, magnetic field, all these are conservative forces. क्या हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं? आंसर इज यस. ओके, ये नोट कर लीजिए. देन वी विल राइट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. Non-conservative. Example: friction. फ्रिक्शन किस तरह का एग्जाम्पल है? ओके, देखिए, एक बॉल को हम ए से बी तक ले जाते हैं, यहां पर ऐसे. वर्क डन बाय ग्रेविटेशन ऑन द बॉल. ग्रेविटेशन किधर काम करता है? नीचे. और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है? ऊपर. So, how much work is done by the gravitation? Minus mgh, क्योंकि ग्रेविटेशन नीचे है और h ऊपर. यहां तक बॉल उछल कर गया ऊपर और फिर वहां से नीचे वापस आता है. जब वो बॉल नीचे वापस आ रहा है ऐसे, तो h किधर है? The displacement is downward and the force applicable is also downward. अब वर्क डन कैसा है? पॉजिटिव. और ये बॉल अपनी जगह पर वापस आ गई. जहां से बॉल चला था वहां से अपनी जगह वापस आ गया. तो बताइए, ग्रेविटी ने टोटल वर्क कितना किया? टोटल वर्क कितना किया? 0, क्योंकि एक तरफ वर्क निगेटिव था और एक तरफ पॉजिटिव. अब फ्रिक्शन में देखिए, यहां से एक ऑब्जेक्ट को हम इधर ले गए s डिस्टेंस पे और यहां पर फ्रिक्शन इन दोनों सरफेस के बीच में है. तो अगर इसको इस तरफ ले जाते हैं तो फ्रिक्शन किधर काम करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में. ये फ्रिक्शन s डिस्टेंस तक ले गए हैं. हाउ मच इज वर्क डन? फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 180, क्योंकि ये उल्टी डायरेक्शन में गया तो cos 180 इज -1.
माइनस लग गया, तो दिस इज वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। उसके बाद हम यहां से इसको यहां लाते हैं, लेकिन जैसे ही यहां से इधर लाते हैं तो बताइए फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर हो जाएगी? इन अपोजिट डायरेक्शन, बिकॉज फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन। तो अब ये फ्रिक्शन इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, और यहां से ये चला फिर वापस अपनी जगह पर आ गया, अपनी जगह पर आ गया वापस। अब फ्रिक्शन का वर्क डन कितना है? फ्रिक्शन इधर, एस इधर, माइनस होगा कि प्लस होगा? एस, ये फ्रिक्शन इधर और एस इधर, दोनों के बीच कितना एंगल है? 180। So work done will be negative again. Friction multiplied by displacement multiplied by cos 180, that is -1. So this is again minus friction into S. ये ऑब्जेक्ट वहीं आ गया। अब देखिए, ये ऑब्जेक्ट यहां से चला था ग्रेविटी के फील्ड में और वहीं वापस आ गया चल के। हर समय ग्रेविटी के फोर्स इस पर लग रहे हैं और जहां से चला वहीं वापस आया। नेटवर्क कितना हुआ? 0। क्यों? क्योंकि इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। जहां से चला वहीं आया तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। इसलिए वर्क डन कितना है? 0। यहां पर देखिए, इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है? यही वापस आया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0, बट इज द वर्क डन 0? नो, वर्क डन इज नॉट 0। क्यों? क्योंकि ये फोर्स कौन है? फ्रिक्शन। और वो फोर्स कौन सा था? ग्रेविटी। ऐसे वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव। और ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं? नॉन कंजर्वेटिव। क्योंकि ये न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करता। क्या है लॉ? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज डिस्प्लेसमेंट। यहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, बट वर्क डन इज नॉट 0। तो इसने उस लॉ को फॉलो नहीं किया, इसलिए इसका नाम क्या है? नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है? तो ये फ्रिक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जो हमारे लॉ को फॉलो नहीं करता। हमारा लॉ क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट का डिस्टेंस। फ्रिक्शन को उससे मतलब नहीं। फ्रिक्शन का क्या कहना है? जितनी दूर चलकर जाएगा उतना वर्क डन करना पड़ेगा। यहां से ये 1 किलोमीटर गया, 1 किलोमीटर गया, तो वर्क डन कितना हुआ? 2 किलोमीटर इंटू फ्रिक्शन। लेकिन अगर ये 4 किलोमीटर गया और इधर भी 4 किलोमीटर आया, तो अब कितना होगा? फ्रिक्शन इंटू 8 किलोमीटर। तो वो डिस्प्लेसमेंट वाले रूट को नहीं मानता। ऐसे वाले फोर्स को क्या कहते हैं? नॉन कंजर्वेटिव। समझ आया? तो इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट डिस्प्लेसमेंट वाले रूट को मानेगा कंजर्वेटिव, और नहीं मानेगा तो नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव का एग्जांपल क्या है? फ्रिक्शन। ठीक है? सो दीज आर कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से हैं? ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फ्रिक्शन फोर्सेस, विस्कोसिटी फोर्सेस, ये और जो भी आएंगे दैट वी विल स्टडी। Potential energy and kinetic energy, which are part of mechanical energy, during a motion they are convertible to each other. तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी बन सकती है और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बन सकती है if there is no loss of energy. ठीक है? इस प्रिंसिपल के बेसिस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपने बनाना है, नोट करिए। ए मूविंग कार। ओके, मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूं सो दैट आपको लिखने में आसानी होगी।
manufacturers study collision of cars with springs of different spring constant. A car of mass 1000 kg moving with speed 18 km per hour on a smooth road collide with a horizontally mounted spring of spring constant 6.25 into 10 to the power 3 Newton per meter. What is the maximum compression of the spring? स्टोरी आपको समझ में आ गई। एक स्प्रिंग हमने वॉल पे लगा के रखा है और इधर से कार स्पीड से आती है और स्पीड से आकर इससे टकराती है। उसके बाद क्या क्या डैमेज होता है क्या नहीं होता, तो उसकी स्टडी के लिए ही मैन्युफैक्चरर जो है ये एक्सीडेंट करवाते हैं, स्टिमुलेट कराते हैं। ओके, और फिर देखते हैं कौन से पार्ट्स कैसे काम कर रहे हैं। एनीवे, हमसे क्या पूछा जा रहा है, हाउ मच दैट स्प्रिंग विल बी कंप्रेस्ड। तो हमारे पास क्या टेक्निक है इसको बनाने की, कैन एनीबडी टेल? ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको काफी आएंगे, सबने नोट कर लिया? ओके, ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, ध्यान दीजिए। ऐसे क्वेश्चन में एक चलती हुई चीज रुक जाती है। जब एक चलती हुई चीज रुक जाती है तो चलने समय उसके पास कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, और जब रुक गई तो उसके पास कौन सी एनर्जी आ गई, आ नहीं गई। जब वो रुक गई तो उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई। अब उसकी काइनेटिक एनर्जी जो खत्म हुई वो किसी न किसी को मिली होगी। इस केस में उस कार को ही काइनेटिक एनर्जी के बदले में कोई एनर्जी मिली या उसकी एनर्जी स्प्रिंग को मिली। इस केस में आपको क्या लगता है? तो हमारा आंसर है इस केस में जब कार वहां जाकर स्प्रिंग को दबाती है तो वो स्प्रिंग पे वर्क करती है, फोर्स लगा के वर्क डन, स्प्रिंग कंप्रेस हो गया और स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो पहले तो आपको स्टोरी का ये पार्ट समझना है कि कन्वर्शन कहां हो रहा है। तो इसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार कन्वर्ट्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। ये सीक्वेंस आपको समझ में आनी चाहिए। इज दिस पॉइंट क्लियर? कार चल रही है तो उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और जब कार रुक गई है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई। तो वो कहां चली गई? तो हम देखते हैं एक स्प्रिंग पहले इतना लंबा था वो अब दब के ऐसा छोटा हो गया। जब भी कोई स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसके पास क्या आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो कहां से आ गई? और कार रुक गई, उसकी काइनेटिक एनर्जी निकल गई। तो हमने उसका इक्वेशन बना लिया दैट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय कार इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय द स्प्रिंग। और यहां से आप अपना काम स्टार्ट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय कार, क्यों? क्योंकि कार रुक गई। दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय स्प्रिंग। ओके, जब आप ऐसा लिखते हैं तो आपने स्टोरी को समझ लिया। उसके बाद मार्किंग सिस्टम जो हमारा होता है वो किस तरह से होता है। अगर आपका ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है या 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आप इतना लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको हाफ मार्क्स देता है, ये समझकर कि आपको किस चैप्टर का क्वेश्चन है ये समझ में आ गया। अच्छा, उसके बाद इसमें अगर आपको फॉर्मूलाज याद है तो फॉर्मूलाज लिखेंगे। बताइए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी किसकी? स्प्रिंग की। तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताइए। हाफ kx स्क्वायर। लेकिन अब ध्यान दीजिए, अब अगर हम इसको निकालना चाहते हैं, x को निकालना चाहते हैं, तो हमको k भी पता होना चाहिए और d भी पता होना चाहिए।
इसमें हम किसको जानते हैं, v की वैल्यू हमको मालूम है पर k की वैल्यू नहीं मालूम, इसलिए हम लोग इस स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाएंगे जब तक हम k की वैल्यू नहीं निकालेंगे। यस, तो k की वैल्यू कितनी दी है हमको, इसलिए उस वैल्यू को यहाँ रख दीजिए। ओके, तो ये मास कैंसल नहीं हुआ इससे, इसलिए मास की वैल्यू भी हमें चाहिए। ओके, हाफ इज कैंसल। अब m की वैल्यू हमने यहाँ से ली 1000 इंटू v स्क्वायर, v की वैल्यू है 5 स्क्वायर इज इक्वल टू k, k is equal to 6.5 into 10 to the power 3 multiplied by x square। अब x की वैल्यू निकालें, टेन टू the power 3 is cancelled, so x is equal to 25 upon 6.25। Okay, this is divided 4 and 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 2, so कितना कंप्रेस होगा 2 मीटर। तो देखिए इस तरह से जब आप सम बनाते हैं, करेक्ट क्वांटिटीज को लोकेट करते हैं कि नहीं, करेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं कि नहीं, हर एक पर हाफ हाफ मार्क रहता है और टोटल मार्क आपको उससे मिलता है। ठीक है, इसलिए उसको सावधानी से बनाइए।